हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ क्राइम में भारत में आपराधिक विधि का इतिहास। तो चलिए देखते हैं भारत में आपराधिक विधि का इतिहास। आपराधिक विधि का इतिहास हम्मुराबी संहिता से माना जाता है, जो 2100 BC से आरंभ किया गया। इस विधि में आंख के बदले आंख लेने का सिद्धांत था। भारत में आपराधिक विधि के इतिहास का अध्ययन 3 भागों में सरलता से किया जा सकता है। ये निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। नंबर 2, मुस्लिम आपराधिक विधि। नंबर 3, इंग्लिश आपराधिक विधि। नंबर 1, प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। प्राचीन समुदायों की आपराधिक विधि वास्तव में आपराधिक विधि नहीं थी। यह सदोष विधि थी, क्योंकि उन दिनों दोष को अपकृत्य तथा अपराध में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तब अपराध के तत्व के रूप में सदोष आशय की आवश्यकता नहीं थी। आधुनिक समय में प्रचलित 2 प्रकार के दोषों में दिए जाने वाले दंडों में भी उन दिनों कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। आपराधिक विधि का यह स्वरूप लगभग विश्व की हर प्रणाली में मिलता है, परंतु प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि इससे भिन्न थी। हिंदू विधि में अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड दोष के लिए दिए जाने वाले प्रतिकर से अधिक महत्वपूर्ण था। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में दोषी प्रतिकर देने के लिए बाध्य होता था, किंतु यह प्रतिकर या तो दंड के अतिरिक्त होता था या उसके बदले में। उसके पश्चात आपराधिक विधि शास्त्र के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार वैयक्तिक होता था, और यह अधिकार मध्यकालीन युग में आकर ही समाज को सौंपा गया तथा बाद में राज्य को। किंतु प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार यह राजा का कर्तव्य था कि वह अपराधी को दंडित करे। यद्यपि हिंदू विधिवेताओं ने सिविल दोष तथा अपराध में स्पष्ट विभेद नहीं किया था, फिर भी विभिन्न प्रकार के दंड तथा प्रक्रियाओं को उन लोगों ने निर्धारित की थी। उनमें यह स्पष्ट होता था कि उन्हें यह ज्ञात था कि किसी कृत्य का आपराधिक स्वरूप उसके सिविल स्वरूप से किस प्रकार भिन्न था। अर्थशास्त्र मनुस्मृति याज्ञवल्क्य आदि में उस प्राचीन विधि का वर्णन है। मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। इनको राजा का धर्म भी कहा गया है। याज्ञवल्क्य में दोषी पर दंड की मात्रा आयु, धन और दूसरी स्थिति के आधार पर निर्धारित होती थी। मुस्लिम आपराधिक विधि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम आपराधिक विधि को भारत पर लागू किया तथा भारतीय न्यायालयों ने न्याय प्रशासन के लिए इसे अपनाया। मुस्लिम विधि कानून और हदीस पर आधारित थी। इज्मा तथा कियास द्वारा इसका विकास हुआ। विधि को स्पष्ट करने तथा व्यक्त करने का दायित्व काजियों पर था। अपराध को 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1, ईश्वर के विरुद्ध अपराध जैसे जारता तथा शराबखोरी, और नंबर 2, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध जैसे हत्या, लूट इत्यादि। ईश्वर के विरुद्ध किए गए अपराध को सार्वजनिक अपराध माना गया, अतः दोषी समाज द्वारा दंडित किया जाता था। व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों को वैयक्तिक दोष कहा जाता था तथा दोषी को पीड़ित व्यक्ति द्वारा दंडित किया जाता था। अधिकतर मामलों में अपराध क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध दोष है, राज्य के विरुद्ध नहीं, अतः अभियोजन का कार्य व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता था। मुस्लिम विधि में 4 प्रकार के दंडों को स्वीकार किया गया था। नंबर 1, किसास। नंबर 2, दियुत। नंबर 3, हद। नंबर 4, ताज़ीर तथा सियासा। साक्ष्य के नियम भी दोषयुक्त थे। उनमें से कुछ प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध थे। आपराधिक प्रकरणों के विचार करते समय न्यायालयों द्वारा अनुपालन की प्रक्रिया भी असंतोषजनक थी। कुछ प्रकरणों में विधि इतनी अधिक दोष मुक्त थी कि किसी भी सभ्य सरकार के लिए उसे लागू करना असंभव था। उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले में कोई मुसलमान प्रभावित हो रहा है तो
किसी गैर मुस्लिम द्वारा किया गया साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता था। इसी प्रकार यौन अपराधी के लिए पत्थरों से पिटाई या चोरी के मामले में अंग भंग ऐसे दंड थे जिन्हें कार्यान्वित करना लगभग असंभव था। इंग्लिश आपराधिक विधि। सन 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा की निजामत अपने हाथ में ले ली। शुरू में उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। धीरे धीरे मुस्लिम आपराधिक विधि के दोष स्पष्ट होते गए और उनको दूर करने के उपाय किए जाने लगे। इस दिशा में पहला प्रयास वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया, जिन्होंने डकैती के लिए दिए जाने वाले अंग भंग की सजा को समाप्त करने का प्रयास किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी कुछ महत्वपूर्ण आपराधिक सुधार किए। मानव वध के अपराध को बदल दिया गया तथा हत्या व्यक्तिगत अपराध नहीं रह गया। लूट, झूठी गवाही तथा हत्या से संबंधित विधियों को भी बदल दिया गया। दंड को यथोचित बनाने का प्रयास किया, इसलिए अपराध एवं दंड में साम्य स्थापित किया गया। सन 1832 का एक विनियम यह निर्धारित किया गया कि विनियम के अधीन किसी मामले में विचारण में एक गैर मुस्लिम आपराधिक विधि के अंतर्गत विचारण से मुक्ति की मांग कर सकता है, परंतु मुस्लिम आपराधिक विधि में किए गए परिवर्तन सभी प्रेसिडेंसियों में एक जैसे नहीं लागू होते थे। अधिकतर परिवर्तन मात्र बंगाल में लागू होते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अलग अलग सूबों में अलग अलग नियम लागू होने लगे। ये बुराइयां या कमियां स्पष्ट रूप से उभरकर उस समय सामने आईं जब सारे प्रांतों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में लाया गया। अतः एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका उद्देश्य था परस्पर विरोधी नियमों की जांच कर उनमें आवश्यक परिवर्तन सुझाना। सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के लिए ऑफिस बनाया गया। विधि आयोग की नियुक्ति के लिए भी नियम बनाए गए। प्रथम विधि आयोग सन 1834 में तत्कालीन विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले की लीडरशिप में नियुक्त हुआ। आयोग ने भारत के लिए एक ड्राफ्ट दंड संहिता तैयार किया, जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल में 14 अक्टूबर सन 1837 को पेश किया गया। यह बिल 6 अक्टूबर सन 1860 को पारित हो गया। उसी दिन इसे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह सन 1860 की भारतीय दंड संहिता बना। 1 जनवरी सन 1862 में इसको लागू किया गया। बाद में इसमें संशोधन भी किए गए और यह अब भी लागू है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए नोट्स और क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।